साथियों, साहित्य की सार्थकता तभी है जब उसका रीझ रंग हमें इस तरह से रंगे कि हम चीज़ों के बाहरी रंग को ही नहीं, उसके अंदर के दर्प को भी देख सकें। संवेदना इतनी सघन हो जाए कि हमारा अस्तित्व एक आईना बनने लगे। किसी घटना के बाह्य आवरण पर ही हम टिके नहीं रहे, उसके भीतर की तरल चपल परतों को भी उघार कर देख सकें। ऐसा साहित्य लिखने के लिए हमें भी भावों के उस दरिया से होकर गुजरना पड़ता है जहां हमारा अक्स एक बहाव बन जाने को आतुर रहता है। सुशील स्वतंत्र का जीवन संघर्ष, रचनात्मक सूझबूझ और व्यापक दृष्टि इन मापदंडों का प्रतिनिधित्व करती है। यही वजह है कि सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और प्रकाशक की परिधि से बाहर निकलकर एक स्थापित रचनाकार के रूप में इनकी पहचान बन चुकी है। और इनकी रचना भी किसी एक परिधि में बंधकर नहीं, कविता, कहानी, उपन्यास, खंडकाव्य, आलेख जैसी विभिन्न विधाओं से होकर गुजरती है। समानता और लोकतंत्र में गहरी आस्था के कारण इनके लेखन में प्रतिबद्ध जनपक्षधरता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इनकी रचनाएं पुरातन पारंपरिक मूल्यों के खोखलेपन को उजागर करती हुई नए मूल्यों को स्थापित भी करती है। रचनात्मकता अधीरता के बीच पुरस्कार हड़पने की कलाबाजी पर इनकी कलम तो चलती ही है, कला को सांप्रदायिकता और जाति धर्म की दीवारों से परित्राण दिलाकर सौहार्द की रागिनी भी छेड़ती है। तो आइए अब सुनते हैं सुशील स्वतंत्र की आवाज में ही उनकी कुछ लघु कथाएं। लघु कथा का शीर्षक है सिसकियां। बलात्कार के 1 महीने बाद ही महुआ के पेट से होने की खबर पूरी बस्ती में फैल गई। गोवर्धन शाम को थका हारा नशे में धुत घर लौटा तब सब उसे घूरने लगे। बुझे हुए चेहरों पर तीर सी तीखी आंखों को देख उसे कुछ अटपटा लगा। उसने सबसे पूछा कि आखिर बात क्या है, पर कोई कुछ न बोला। जामुनी भाभी से रहा ना गया और वह चीख कर बोली, जा कमरे में जाकर अपनी नामर्दी देख ले। गोवर्धन को समझते देर न लगी कि पिछले 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में महुआ के पांव जो भारी न हो पाए वो पिछले महीने इज्जत लूटने के बाद हो गए। गोवर्धन उस कोठरी में दाखिल हुआ जहां अस्पताल से लौटने के बाद से ही महुआ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। छोटी सी कोठरी उसकी सिसकियों से भरकर और तंग हो गई थी। गोवर्धन के मुंह पर ताला लगा था और शरीर जैसे काठ हो गया था। कोशिश भी की तो कंठ ने साथ न दिया, एक भी शब्द मुंह से निकल न पाया। सोचता रहा कि आखिर क्या बोलूं। बहुत मुश्किल घड़ी थी, मानो पूरा बदन पत्थर हो गया हो। वह आत्मग्लानि से भर गया। झट से वह महुआ के पैर पर जा गिरा। बड़ी मुश्किल से बोल पाया, हमको माफ कर दो महुआ। महुआ रोती रही, कुछ न बोली। बहुत देर तक दोनों के बीच बस सिसकियां रहीं। गोवर्धन ने उसके पैर को छूकर कहा, हमको माफ कर दो महुआ, हम तुमको बहुत दुख दिए, कमी मुझ में थी और माँ, दादी, मौसी सब तुमको जिंदगी भर गरियाती रहीं, कुलच्छिनी, बांझ है बांझ, बस एक बार हमको माफ कर दो। जैसे ही गोवर्धन ने महुआ के पैर को छुआ, उसने झट से अपने पांव खींच लिए, मानो कोई बिजली दौड़ गई हो। उसकी सिसकियां तेज हो गईं। अगले ही क्षण वह गोवर्धन के सीने से जा लगी। कोठरी के बाहर घर वाले बहुत देर तक महुआ के रोने की आवाज सुनते रहे। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है अपवाद। उमेश उमंग नाम है उनका। ऐसा उपनाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उनकी कलम से जो रचनाएं सृजित होती हैं वो बच्चों के लिए ही समर्पित होती हैं। लेकिन वह स्वयं को बाल कथाकार नहीं मानते। कोई इस नाम से बुलाता तो कहते, क्या खाक बाल कथाकार हैं। जब हमारे लिखने से बच्चों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ही नहीं आ रहा है तो ऐसे तमगे अश्लील ही लगते हैं। साथ ही लेखकों की मंडली में उनकी बातों पर लोग चमनिया मुस्कान मुखमंडल पर धारण करके कनखियों से एक दूसरे को देखने लगते। उमेश उमंग अपनी कहानियों को किसी सुखांत या दुखांत मोड़ तक
नहीं ले जाने के लिए कोशिश करते। वे इस मशक्कत में कभी रहते ही नहीं, बल्कि अपनी कहानियों को वह ऐसे मोड़ पर खत्म करते जहां से पाठक अपनी अंतर्यात्रा पर निकल पड़ने पर मजबूर हो जाए। अक्सर उनका मुख्य किरदार वह बच्चा होता जो समाज के हाशिए पर रहते हुए चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहा होता और जिसे देखकर प्रायः लोग अपने व्यवहार में बेरुखी भर लेते। अपनी कहानियों के इन्हीं कड़वेपन के कारण उमेश उमंग को न तो किसी अलंकरण समारोह में आमंत्रित किया जाता और न ही किसी गोष्ठी में कथा पाठ के लिए आमंत्रित किया जाता। वह इन बातों से बेपरवाह अपने आसपास के परिवेश से कहानियों के नायक को चुनते और लिख डालते उसकी कहानी। साथ ही लेखकों को अक्सर ये आश्चर्य होता कि देश की अग्रणी पत्रिकाओं में उसकी कहानियां चयनित कैसे हो जाती और लगभग प्रतिमाह किसी न किसी बड़ी पत्रिका में प्रकाशित भी हो जाती। चाय की टपरियों पर बाल कथाकारों की मंडली में दबी जुबान में लोग कहते कि उमंग को बाल मनोविज्ञान की अच्छी समझ है और यही बात संपादकों को पसंद आ जाती है। कुछ कहानीकार चाय की चुस्की लेते हुए ये भी कहते, अरे कोई समझ उमझ नहीं है, आजकल ज़्यादातर संपादक एंटी एस्टेब्लिशमेंट विषयों को छापना चाहते हैं, इसीलिए उमेश उमंग छपता जा रहा है। क्या सरकार बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है? तो जब भी लिखें नकारात्मक पक्ष ही क्यों लिखें? एक दिन उमेश उमंग को एक पत्र मिला। वह पत्र एक आमंत्रण था, उदयपुर में आयोजित होने वाली सरकारी लघु शिखर सम्मान समारोह में भाग लेने का आमंत्रण। और साथ ही यह भी लिखा था कि सरकार ने उनकी एक लघु कथा को शिखर सम्मान के लिए चयनित किया है। शहर के साहित्य कर्मियों के बीच यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। चाय की टपरी पर जुटान का कार्यक्रम बना। सभी साहित्यकारों ने उमेश उमंग की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए चाय पार्टी आयोजित किया। तय समय पर सब जुटे। सबसे पहले उमेश उमंग को बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी बात शुरू की। सभी को नमस्कार। आज की चाय पार्टी आप लोगों ने जिस खुशी में बुलाई है, उस खुशी पर मेरी बात से पानी फिरने वाला है। वरिष्ठ साहित्यकार त्रिपुंड पांडे ने कहा, ई का बोल रहे हैं उमेश भाई, आप तो पुरस्कार वापसी गैंग की भाषा बोलने लगे। उमेश उमंग मुस्कुराए, फिर बोले, जी आप जो समझें, लेकिन मैं इस पुरस्कार को अस्वीकार करता हूँ। पांडे जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे अरे, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? लघु कथा शिखर सम्मान के लिए तो हम सब लालायित रहते हैं, आप तो एकदम में अपवाद निकले। उमेश उमंग ने संयमित स्वर में कहा, पांडे जी, मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ। तो क्या सिर्फ हमारे यहाँ के बच्चे ही बच्चे हैं? दुनिया के हर कोने में रहने वाले बच्चों को प्यार, शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य पाने का अधिकार है। दुनिया में जहाँ तहाँ युद्ध चल रहे हैं, हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके विद्यालय तबाह किए जा रहे हैं, वे खौफ के साये में जीने के लिए मजबूर हैं। कल ही मरते हुए एक बच्ची ने क्रूर हत्यारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ऊपर वाले को बताऊंगी कि तुमने क्या किया है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। त्रिपुंड पांडे ने कहा, अरे भाई, तो इसमें आप पुरस्कार काहे लौटा रहे हैं? उमेश उमंग ने जवाब दिया, हमारी सरकार मासूम बच्चों पर बम बरसाने वाले देशों का समर्थन करती है। मैं उस युद्ध समर्थक सरकार से सम्मान कैसे ले सकता हूं? क्या वहां के बच्चे हमारे बच्चों से अलग हैं? आपके लिए अगर वे अपवाद हैं तो मैं भी अपवाद हूं। चाय की टपरी पर सन्नाटा छा गया। सभी साहित्यकार एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। एक एक करके लोग धीरे धीरे उठने लगे और वहां से चल पड़े। तीसरी लघु कथा का शीर्षक है, हम साथ हैं। शहर की रामलीला इस बार चर्चा में थी। हनुमान की भूमिका निभा रहे थे अभिनय के महारथी नजीर कुरैशी। उनके मंच पर आते ही दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। लगभग 2 दशकों से वे ही रामलीला के हनुमान थे, लेकिन अब हवाओं का रुख बदलने लगा था। पर्दे के पीछे कुछ फुसफुसाहटें होने लगीं। राष्ट्रवादी दल के लोगों ने आपत्ति उठाई कि रामलीला में दूसरे धर्म का व्यक्ति कैसे। बात बढ़ी, पोस्टर फाड़े गए, नारे लगे, वातावरण भारी हो गया। आयोजक असमंजस में थे, शो रुकने की कगार पर था।
तभी सभी कलाकार एकजुट होकर मंच पर आए। राम ने माइक लिया। वे बोले, मेरी मर्यादा सबको जीवन मूल्य सिखाती है और हनुमान की भक्ति उन मूल्यों को सहेजने की प्रेरणा देती है। भक्ति स्वयं एक धर्म है, उसे किसी नाम में बांध नहीं सकते। राम के बाद मंच पर लक्ष्मण, सीता, रावण सब आ गए। रावण ने कहा, जैसे रक्तदान करते समय भरे जाने वाले फॉर्म में धर्म लिखने की कोई जगह नहीं होती, वैसे ही हमारी मिलजुल कर रहने की परंपरा में भी इस बात के लिए कोई जगह नहीं है कि राम कथा सुनने और सुनाने वाले की पृष्ठभूमि क्या है। सबने एक दूसरे का हाथ ऊपर उठाते हुए एक सुर में कहा, हम साथ हैं। नजीर चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं जब मंच पर होता हूं तो सिर्फ हनुमान होता हूं। ये राष्ट्रवादी दल के लोग मुझे उसी दृष्टि से देखें और राम कथा का आनंद लें। मंच की लाइट पुनः जल उठी। नजीर ने जैसे ही गदा उठाई, भीड़ खामोश हो गई। संवादों में भक्ति बहने लगी, छलांगों में साहस दिखने लगा। अंतिम दृश्य में जब राम हनुमान का आलिंगन हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट में राष्ट्रवाद का शोर दब गया। उस रात रामलीला सिर्फ कथा नहीं रही, सौहार्द का संदेश बन गई। मंच ने सिखाया कि धर्म दीवार नहीं, पुल है, और जब कथा सच्ची हो तो जाति धर्म की दीवारें जमींदोज कर भाईचारे की जीत तय हो जाती है। इसी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम शतदल का आज का यह आयोजन संपन्न होता है। आपको आज का यह आयोजन कैसा लगा, हमें ईमेल के जरिए जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है bolo@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार पुनः नोट कर लें, बोलो BOLO रांची RANCHI@gmail.com। इस कार्यक्रम का संचालन किया प्रणव कुमार ने और प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।